तो हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 2 है यानी जो है कि क्लास 10th और इसका जो है कि एनसीईआरटी मैथ को सॉल्यूशन यानी हल कर रहे थे हम लोग। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। अब अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी जो है कि चैप्टर जो 2 है यानी अगला बहुपद है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? बहुपद। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहेंगे तो बता सकते हैं कि बहुपद क्या होता है, यानी किसी भी बीजीय व्यंजक, क्या बताएंगे, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो चर होते हैं यानी जो बहुपद होते हैं, यानी इसको लिखे बीजीय व्यंजक में जो चर होते हैं, चर की जो घात होती है, घात यानी जो घात क्या हो, मतलब जैसे मान लो कि ये चर होते हैं और इनके घात में क्या हो, ऐसी संख्या हो यानी पूर्ण संख्या हो। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या है। तो वो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं, यानी पूर्ण संख्या होते हैं। हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। यानी इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि बहुपद, यानी हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक, तो बहुपद का डिफिनीशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बहुपद, तो हमने डिफिनीशन क्या बताया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक, यानी जो बीजीय व्यंजक है, यानी बीजीय व्यंजक में चार, यानी यहाँ पे लिखा गया चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या होना चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को ही क्या कहा जाता है? बहुपद कहते हैं। यानी बहुपद जो होगा, यानी बीजीय व्यंजक, एक नया शब्द हम लोगों को मिला है यहाँ पे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब होता है ऐसे व्यंजक जिसमें जहाँ से क्या होता है, जहाँ से इंग्लिश और मैथ दोनों क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, मतलब आपस में। जैसे मान लीजिए कि बीजीय व्यंजक यहाँ से, तो इसके बारे में समझिए कि इसमें क्या मिलता है, एक चर मिलेगा और क्या होता है, एक अचर होता है। ठीक, यही क्या होता है? बीजीय व्यंजक। यानी चर का मतलब हम जानते हैं ABCD A to Z, जो 26 लेटर होते हैं, यानी XYZ ये सब हो सकते हैं। इधर गिनती यानी अचर ये सब हो सकते हैं। तो यही क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक। तो बताया क्या गया, किसी भी बीजीय व्यंजक में जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए कि x के पावर में कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो ये बीजीय व्यंजक का मतलब समझ में आ जाएगा कि यही होता है, यानी चर और अचर होगा। तो चर और अचर यहीं से समझाए। तो ये क्या होता है? चर अचर। तो बताएंगे कि ये चर सब लोगों को पता है कि XYZ, यानी जो लेटर्स होते हैं A to Z वही होते हैं। ABC कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ कोई भी संख्या लिया जा सकता है अचर में और चर में। तो ये होता है। फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद आगे जो है कि बहुपद पढ़ेंगे तो सबसे पहले बहुपद के बारे में सीखेंगे। बहुपद कितने प्रकार के? बहुपद हमने सीखा, तो बहुपद क्या होता है, यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार यानी बहुपद पहला देखेंगे तो पहला क्या होता है? एक पद। कितना होता है? एक पदी बहुपद। तो हम पहला पढ़ेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है। पदी बहुपद तो एक पदी बहुपद यानी जिसमें क्या हो, जैसे मान लीजिए कि एक पदी बहुपद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक पद होना चाहिए। कितना पद होना चाहिए? एक पद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए 2x 3x, इस तरह से बहुत हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी। यानी इसका डिफिनीशन हम बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होते हैं उन्हीं को कहते हैं बहुपद। यानी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे बहुपद क्या बताएगा? ऐसे बहुपद जिनमें क्या होते हैं? जिनमें केवल एक पद होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल कितने पद होंगे? केवल एक पद होते हैं। एक पद होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। उन्हीं को क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दें कि एक पद में 3x, एग्जांपल लिख लेंगे इस तरह से कि एग्जांपल क्या हो सकता है, यानी 3x लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 5x, फिर उसके बाद इस तरह से लिख सकते हैं 3x², ये सब ETC यानी इत्यादि हो सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। फिर दूसरा का हम लोग को सीखना आगे, दूसरा क्या होता है? द्विपदी, यानी दूसरा होता है द्विपद। क्या होता है? द्विपद बहुपद। तो यहाँ पे लिख लेंगे द्विपद बहुपद, यानी जिसमें केवल, बता सकते हैं कि जिसमें ऐसे बहुपद जिनमें दो पद होते हैं। ये इसी पर डिफिनीशन बताएंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद होते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? द्विपद बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें
यहाँ पे जिनमें केवल 2 पद हो। कितने पद हो? केवल 2 पद हो। पद यहाँ पे लिख लेंगे पद होते हैं वो जो भी होंगे वो क्या होंगे? द्विपद बहुपद होंगे। इसके एग्जाम्पल में उदाहरण मतलब बता सकते हैं इस तरह से कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 3x - 5, ये क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया। यानी पहला हमने पढ़ा, और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7x, चाहे x के घाते कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x² - 7 इत्यादि। इस तरह से अनेक उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। तो समझ में आ गया कि द्विपद बहुपद किसे कहते हैं। द्विपद के बाद आएगा त्रिपद। कौन सा आता है? त्रिपद। तो त्रिपद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे त्रिपद बहुपद। क्या होता है? त्रिपद बहुपद। तो जो त्रिपद बहुपद होता है इसमें क्या होता है, इसका डिफिनीशन सेम उसी तरह से बताएंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल, क्या बताएंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल इसमें क्या हो सकता है कि 3 पद हो। कितने पद हो? 3 पद। यानी त्रिपद का मतलब 3 पद, द्विपद का मतलब 2 पद, और एक पद का मतलब 1 पद। तो इसका डिफिनीशन नॉर्मली लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें केवल 3 पद हो। कितने पद हो? 3 पद हो। जब 3 पद होता है यानी होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो जो बहुपद है त्रिपद बहुपद है। कौन से बहुपद है? त्रिपद। यानी इसका अगर हम लिखें तो लिख के दिखा सकते हैं कि त्रिपद बहुपद कैसे लिखा जाता है। तो इसको हम बता सकते हैं कि x² - 5x + 6 होता है। तो इस तरह से लिख देंगे कि एग्जाम्पल में x² - 5x + 6, चाहे प्लस का 6 लिख देंगे। तो उदाहरण के लिए इस तरह से बता सकते हैं। तो यानी देखो इसमें बहुपद गिन लो कितने, 1 2 3 तीन पद है, जिसका मतलब क्या होगा? त्रिपद। यानी हम आसानी से, एक लास्ट और आता है, एक लास्ट वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं शून्य पद, यानी शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा हम लोग को पढ़ना है शून्य बहुपद, यानी शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद क्या होता है? यानी इसमें जो बताया जाता है कि ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य होते हैं, यानी ऐसे बहुपद होते हैं। यानी इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें या जिनके, ये बात लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनके गुणांक क्या होते हैं, जिनके सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो जिनके सभी गुणांक शून्य होते हैं, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? शून्य बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से गुणांक, यानी जो उसका गुणांक होता है। जैसे ये गुणांक किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, ये क्या है? यक्स का गुणांक है। क्या है? यक्स का गुणांक। तो इसमें क्या बताया गया कि ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक, यानी सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो वही होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख गया है कि 0x, चाहे स्क्वायर दे दीजिए। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं इसको हम बता सकते हैं कि 0x² ये हो सकता है। फिर उसके बाद 0x + 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 0x + 0। तो ये क्या हो गए? शून्य बहुपद होते हैं। तो इस टाइप के बहुपद को हम कहते हैं, यानी ETC मतलब एग्जाम्पल में बहुत हम बता सकते हैं। तो इतना बात समझ में आ जाना चाहिए। या बहुपद के प्रकार जो बताया गया कि बहुपद के प्रकार यानी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला बताया गया था कि एक पदी बहुपद में बताया गया ऐसे बहुपद जिनमें केवल और केवल क्या होते हैं? 1 पद होते हैं। समझ में आ गया? यानी एक पदी बहुपद है तो 1 पद रहेगा, 2 पद है तो 2 पद रहेगा, 3 पद है तो 3 पद रहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। यानी लास्ट वाला हम लोग क्या पढ़े? शून्य बहुपद में जो क्या होता है? गुणांक का मतलब अभी बताए थे गुणांक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई यहाँ पे लिख दिया इस तरह से 2x² + 5x, तो हम आपसे पूछेंगे कि 5x, अरे x का गुणांक कौन है? तो x का गुणांक ये 5 है। क्या है? x का गुणांक 5 है, क्योंकि ये इसके गुणे में, किस में है? गुणे में। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? यानी हम लोग पढ़े बहुपद के बारे में पढ़े। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है, यानी हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे कि बहुपद की घात सीखेंगे, यानी बहुपद की घात। तो जो बहुपद की घात होती है, यानी कोई भी इस तरह से लिखा रहेगा, यानी जो बहुपद लिखा गया, यानी हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात,
क्या कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होता है, बहुपद की घात कहलाती है। तो ये बता सकते हैं, यानी इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी बहुपद में चर की, याद रखिएगा एक बात ये कि चर की अधिकतम घात या उच्चतम भी बोल सकते हैं, अधिकतम घात क्या लिखा गया कि किसी भी बहुपद या कोई बहुपद दिया गया है तो बता सकते हैं किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाले पद को बहुपद की घात कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है, या कहते हैं, इस बात को लिख लेंगे कि कहते हैं। यानी हमने क्या बताया कि अब जो है कि बहुपद की घात पढ़ना है, यानी बहुपद की घात सिंपल साधारण याद रखिएगा डिफिनीशन कि जो बहुपद की घात होती है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बात खत्म, इतना ही बताना है कि किसी भी बहुपद में चर की घात अधिकतम, यानी चर की जो अधिकतम जो सबसे बड़ी घात होती है, क्या जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद की घात के बारे में पढ़ेंगे, यानी पहला होता है रैखिक बहुपद, यानी जो रैखिक बहुपद होता है इसको हम कह सकते हैं, इस तरह से डिफिनीशन बता सकते हैं कि ऐसे बहुपद, यानी कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद, यहाँ पे लिख देते हैं कि ऐसे बहुपद जिनकी या जिनके अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात एक हो, कितना हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि मान लीजिए कि x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिख सकते हैं, या तो अगला लिख सकते हैं 2x प्लस 9। ये सब क्या हो सकता है, इसमें बहुपद की रैखिक घात है। कौन से रैखिक बहुपद है, कौन से बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यानी हम बताएंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात, यानी घात यही होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एक है, तो अधिकतम घात एक हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो रैखिक बहुपद दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद यानी इसका डिफिनीशन इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनके अधिकतम घात 2 हो, क्या हो, ऐसे बहुपद लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे बहुपद जिनके या जिनके अधिकतम घात 2 हो, कितना होना चाहिए, 2 हो, वो क्या होते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, रैखिक बोल रहे हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से कि एग्जाम्पल में कि क्या बोला गया कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 5 हो गया। ये क्या है, यहाँ पे द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात यानी चर की, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसी को हम कह सकते हैं क्या है, ये द्विघात बहुपद है। अगला पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी नाम से ही हमें पता है कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनके अधिकतम घात 3 हो, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे डिफिनीशन कि ऐसे बहुपद जिनके, अब घात किसका होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई कि ये घात जो है कि यहाँ पे चर और अचर होता है, तो चर की घात होना चाहिए,
ये क्या है, चर। तो इसके घात होना चाहिए, यानी घात जिनके अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात 3 हो, कितना हो, 3 हो, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद। उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए भी कोई सा एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका जो घात शुरू होगा, यानी जो चर की घात शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, 3 से। तो ये लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 2x स्क्वायर, या चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x प्लस 12। इस तरह से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, बहुपद लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या मिला, ऐसे बहुपद, यानी ये बहुपद लिखा गया है, बोला गया है कि ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात 3 हो। तो देखो यहाँ पे अधिकतम, बड़ी से बड़ी घात देखा जाता है, यानी बहुपद की घात हम लोग पढ़े हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। तो हमने सिंपल साधारण यही बताया है कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद घात कहलाती है, ठीक, ये बताया गया है। तो यहाँ पे जो अधिकतम घात ये क्या कहलाती है, बहुपद की घात यही होती है। तो त्रिघात बहुपद में 3 होगा। अब जो है कि अब आता है चतुर्थ घात, तो चौथा नंबर पे आएगा चतुर्थ घात बहुपद। इसे कहते हैं चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। जो चतुर्थ घात बहुपद होगा, यानी हम बहुघात बहुपद भी कह सकते हैं, यानी इसके आगे बता सकते हैं कि बहुघात बहुपद। तो यही होता है चतुर्थ घात, यानी घात जो है कि चतुर्थ घात। तो हम बता देंगे कि ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात कितना हो सकता है, अधिकतम घात जो है कि 4 होना चाहिए, चतुर्थ है तो 4 होना चाहिए। तो बता सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात, क्या बताएंगे, अधिकतम घात 4 हो, वो उन्हें क्या कहते हैं, चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। यानी चतुर्थ घात बहुपद उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कहेंगे। तो ये बहुपद की घात पढ़ लिए, फिर उसके बाद बहुपद पढ़ लिए। तो ये इतना इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है कि इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 9x के घाते 4 हो जाएगा, प्लस 4x³ 9x² प्लस 6x प्लस 6 चाहे 8 लिख लेंगे। ये क्या हो गया, चतुर्थ घात बहुपद हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बहुपद। अब जो है कि ये इनका इंट्रोडक्शन था, थोड़ा छोटा बहुत समझ लीजिए। फिर उसके बाद जो है कि तो हम प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। प्रश्नावली 2.1 में कुछ खास है नहीं, यानी इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया और इस पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि किसी भी बहुपद, यानी बोला गया है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यानी इस तरह से हमारे पास 6 यानी 6 पॉइंट है, यहाँ पे पहला दूसरा दर्शाए हैं। बोला गया है कि दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या बताना है। यानी जो px है, px के शून्यांकों की क्या करना है, संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए शून्यांकों की, यानी px के शून्यांकों की संख्या हम कैसे इस आकृति के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, उस बात को देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यानी बस फिगर देखना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है, इस तरह से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। और ये क्या होता है, x होता है। और बीच में क्या होता है, यहाँ पे o लिखा गया है। तो ये क्या बोला गया कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो रेखा, इस रेखा को ध्यान में बस देना है। यानी जो ये तीर बना है, तो इस तीर को देखिए, ये तीर एक भी बार क्या कर रहा है, यहाँ पे इस x अक्ष, यानी ये x वाले, यानी इस x पे, इस x वाले रेखा खंड पे कहीं टच या कट नहीं कर रहा है। यानी कट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कट होना चाहिए। तो इसमें हम बता सकते हैं कि यानी शून्यांकों की संख्या क्या है, 0।
अगर यहाँ पे चलेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कितने बार x अक्ष यानी जो x हमारा ये वाला लाइन है x डैश, इसको कितने बार ये जो रेखा ये ग्राफ आकृति बनाया गया है कितने बार क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे पहला यानी पहला पॉइंट दिया गया है, इस तरह ये आकृति है। अब इस आकृति को हम देखेंगे और इसमें बताएंगे कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो बता सकते हैं यहाँ पे x पे एक भी बार क्या है, कट नहीं है। तो हम बता सकते हैं शून्यांकों की संख्या, इस तरह से आंसर में आसानी से लिख सकते हैं शून्यांकों की संख्या px इक्वल टू 0 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया शून्यांकों की संख्या, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कि दूसरा चित्र दिया गया, तो ये अगर यहाँ पे पूछेगा हमसे कि अगर क्यों नहीं है, तो बता सकते हैं क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर प्रतिच्छेदित यानी काटती नहीं है। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि, नीचे हम लिख देते हैं कि इस तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर रेखा, जो ये रेखा है काटती नहीं है। ठीक, काटती नहीं है, काटती नहीं है, इसलिए शून्यांकों की संख्या px इक्वल टू क्या लिख देंगे, px इक्वल टू 0 होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से करना है। अब अगला जो फिगर यानी आकृति जो बनाया गया है, यहाँ पे देखेंगे तो x अक्ष यहाँ पे लिखा गया है कि ग्राफ, हमें सिर्फ पहले ही बता दें कि खाली बस x अक्ष को देखना है और किसी से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम x अक्ष को देखेंगे तो यहाँ पे एक x अक्ष पर कितने बार कट रही, एक बार यहाँ पे काटी है, y पे काटी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस पे देखना है, x अक्ष पे ही देखना है। तो ये बता सकते हैं यानी शून्यांकों की यहाँ पे संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्यांकों की संख्या। हमसे पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। हम कहेंगे इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि यही बात लिख सकते हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर रेखा एक बार क्या कर रही है, काट रही है। हिंदी में ये बात लिख सकते हैं कि क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर रेखा एक बार यहाँ पे क्या कर रही है, काट रही है, इसलिए शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। सिंपल सा, कोई इसमें देखिए। अगला क्वेश्चन ठीक है, देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, यानी इसी पे हम तीसरा यहीं पे बता देते हैं। तो तीसरा हो गया, तीसरा तो इसमें जो रेखा है कट रहा है इस तरह से, यानी एक बार ऊपर यहाँ से जा रही है और इस तरह से होते हुए नीचे से इस तरह से है। ठीक, तो यहाँ पे ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस हमें देखना क्या है, सिर्फ हमने बताया कि सिर्फ x अक्ष पर ही देखना है। किस पे देखना है, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर काउंट कर लो कि कितने बार काट रही है। देखो 1 बार, 2 और 3, यानी शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी px इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसके आंसर में शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3, यानी px की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि ये 3 बार काट रही है। कितने बार काटी है, 3 बार। देखो 1, 2, 3। ठीक, इसी तरह से क्या करना है, इसको गिनना है, काउंट करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अगला हम चले चौथा देखेंगे, तो इसी पे हम बना देते हैं चौथा। तो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, इधर ही इस तरह से यू जैसे घुमा दिया है। ठीक, तो ये जो है चौथा नंबर है, इसी तरह से। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो ये तीसरा का ये लिखे थे। अब चौथा देखिए, चौथा में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि चौथा क्या बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे x अक्ष पे, तो x अक्ष पे रेखा कितने बार काट रही है, तो देखो गिन लो, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ, यानी यहाँ पे px की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि हम बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह से लिख लेना, हर एक क्वेश्चन में ये लिख लीजिएगा आप लोग कि क्योंकि रेखा अगर आप x अक्ष पर ये जो रेखा है
एक बार काट रही है, चाहे 2 बार काट रही है, चाहे 3 बार, ऐसे जितने बार काटेगा उस बात को लिख लेंगे। अतः शून्यांकों की संख्या इतनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे 2 बार काट रही है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, ये चौथा हो जाएगा, ये हमारा चौथा का आंसर हो गया। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो 5वां है उसको देखेंगे। तो 5 इसी पे हम बना लेते हैं, तो इसे हटाते हैं। अब देखिए 5 का फिगर कैसे बना हुआ है, इसे भी डिलीट करें। 5वां नंबर इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से ले गया है, फिर नीचे से जो क्वेश्चन था, एक 5वां क्वेश्चन का कुछ आकृति यानी फिगर जो है इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से ऊपर से गया, इस तरह से होते हुए यहाँ से गया है। तो इसमें भी वही बताना है, यानी एक अक्ष पर देखना है। देखो 1 2 3 4 यानी शून्यांकों की संख्या, इसमें कितना आंसर आ जाएगा, शून्यांकों की संख्या लिखेंगे कितना है 4। क्यों है भाई, कि क्योंकि रेखा ग्राफ यानी बता सकते हैं, क्योंकि रेखा x अक्ष पर, ग्राफ x अक्ष पर रेखा 4 बार क्या कर रही है, काट रही है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इसका क्या हो जाएगा, चौथा 4 आंसर आएगा। तो ये चौथा भी हो गया। अगला चलेंगे यानी 6वां, ये लास्ट सवाल है, इस पे हम देख लेते हैं, इस वाले फिगर पे 6वां नंबर का सवाल। तो यहाँ से इसको हम हटाएंगे, ये नहीं रहेगा। 6वां ये वाला है। ठीक, 5वां 6वां। 6वां में देखिए इस तरह से इसका फिगर दिया गया है। एक बार यहाँ से चलिए तो देखेंगे यहाँ पे, इसमें यानी 6वां का फिगर कुछ इस टाइप से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें बताया गया है कि इसमें भी क्या करना है, यानी शून्यांकों px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले वही चीज़ काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो रेखा है, देखिए 1 गिन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3, यानी यहाँ पे px की वैल्यू यानी शून्यांकों की संख्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा। यानी लास्ट वाले क्वेश्चन का 2 दशमलव प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसका शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 लिखेंगे। कितना बता देंगे, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर तो इस तरह से हमने क्या किया, प्रश्नावली 2.1 को क्या किया, समाप्त किया। अब अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो है कि लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक।